हेलो एवरीवन, मैं शायान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप रैंकर्स में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम है क्लास 10th का जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज आप लोगों के लिए हम फिजिक्स के जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से आज तक जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेके आए हैं और उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है। यकीन मानिए, अगर आप ये कर लेते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं तो आपको प्रकाश के परावर्तन में उसके ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए और सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताते हुए चलूँ कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ चाहिए तो चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या डायरेक्टली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन जो है वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियम से निर्धारित है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी पढ़े होंगे। तो आपको मैं शॉर्टली बताते हुए चलूं कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं और पढ़े होंगे कि दो नियम है, एक आपतित किरण होती है और एक परावर्तित किरण होती है। आने वाली प्रकाश की किरण को बोलेंगे आपतित किरण और टकरा के वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। जितने एंगल के साथ आपतित किरण आती है उतनी ही एंगल के साथ परावर्तित किरण वापस चली जाती है। और जब हम लोग एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं तो एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और एक को बोला जाता है परावर्तन कोण। और आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कहाँ बराबर है तो वो ठीक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। वहीं आगे के ऑप्शंस को भी देखते हैं। एग्जाम में आपको कई तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े, वो आप इजीली टिक कर सकते हैं, जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें आपको डाउट होने लगे तो उसमें आपको एक काम करना है। अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो पहले आप गलत आंसर चुनना सीखें। हम दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण। आपको पता होगा कि अपवर्तन कोण जो है ये प्रकाश के परावर्तन में नहीं है बल्कि प्रकाश के अपवर्तन में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपतन कोण और विचलन कोण, ये भी आपतन कोण और विचलन कोण का किसी तरह से भी संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक जाएगा। और एक चीज़ आपको और बताते हुए चलूं कि अगर आपको पूछ ले कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन जो है ये दो प्रकार का होता है। और ये वाला जो हम लोग परावर्तन पढ़े ये नियमित परावर्तन है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए प्रकाश का परावर्तन हो उसे हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। जबकि एक परावर्तन को बोला जाता है विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। विसरित परावर्तन, दोनों में फर्क क्या है कि जब भी नियमित परावर्तन होगा जिस सतह पे प्रकाश की किरण आती है वो समतल मिलेगा, लेकिन विसरित परावर्तन में ऐसा नहीं है। विसरित परावर्तन में आप देखेंगे तो जो जहाँ पे प्रकाश की किरण आके टकराती है वो जो सरफेस मिलेगा वो रफ मिलेगा। जैसे आप ही बताएं कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो इस प्रकार से निकल जाती है, तो ऐसे में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, पहला तो यही कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो वो भी कितना होगा, तो दो होगा। और प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं तो वो होगा दो प्रकार के, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब इसमें अब
अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है पूछा गया है कि प्रकाश तरंग जो है वो किसका उदाहरण है। तो आपको ऑप्शंस मिलेगा, पहला ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पाराबैंगनी तरंग, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप ध्वनि तरंग को देखेंगे तो ध्वनि तरंग को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और चारों तरफ से लॉक है, शीशा बंद है, तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी क्योंकि ध्वनि वायु के साथ ट्रेवल करती है, तो उसे माध्यम की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रकाश को माध्यम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि तरंग भी नहीं होगा और पाराबैंगनी तरंग भी नहीं होगा। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन इसका है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण है। तो पहले हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अगर आप दर्पण के बारे में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि दर्पण को हम लोग 3 टाइप्स में लेंगे। एक तो आ जाएगा समतल दर्पण, एक आ जाएगा अवतल दर्पण और एक आ जाएगा उत्तल दर्पण। और ये बताए थे कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें केवल काल्पनिक बनता है। उसी तरह समतल दर्पण में भी केवल काल्पनिक बनेगा। और इसमें याद रखने योग्य क्या है कि जो हमारे एग्जाम में आए तो याद ये रखना है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आंसर खुद से कर सकते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बोला गया है कि सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कौन सा है। और बताया गया कि सीधा कब बनता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बने। वस्तु का प्रतिबिंब जब काल्पनिक बने तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और काल्पनिक समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, इसलिए आंसर देखेंगे कि कहाँ समतल और उत्तल है, तो ये हो जाएगा डी नंबर। यानी या तो समतल हो सकता है या फिर उत्तल हो सकता है। इसमें आपको वो चीज़ें भी बताई जा रही है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल को देख लेते हैं कि 10th क्लास में स्पीड ऑफ लाइट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो पहला तो आपको निर्वात मिलेगा, यानी वैक्यूम में जहाँ वायुमंडल नहीं होता वहाँ हम लोग लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में इससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वायु में भी हम लोग लगभग सेम ही मान के चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर आप वाटर में आएंगे, जल में, तो जल में इसकी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर आप कांच में देखेंगे तो कांच में इसकी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, इसको कराने का मकसद ये है कि इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आए, जितना भी लेवल बढ़ा दे, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप देखेंगे तो इसकी घनत्व जो है बढ़ती जा रही है, और जब घनत्व बढ़ रही है तो प्रकाश की चाल घट रही है। तो पूछ ले कि घनत्व और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो घनत्व जो होगा ये प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, स्पीड ऑफ लाइट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी घनत्व बढ़ती जाएगी और प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। आपको ये चारों का वैल्यू भी याद होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ देखें
तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में है। क्या ऑप्शन में निर्वात है? तो इसलिए आंसर हो जाएगा निर्वात। अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको करना क्या है कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर पहले खुद से दें और फिर बाद में मिलाएं कि कितना आप ठीक कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये इजी टाइप्स का क्वेश्चन था। अगला आते हैं कि तेल लगा कागज होता है। 3 तरह के वस्तुएं आप पढ़े हैं। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और इसका जो लेक्चर है इस चैप्टर का वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख लें। और बताया भी गया था कि इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पारदर्शी का देखेंगे तो पारदर्शी में आपका हवा आ जाता है यानी वायु, कांच आ जाएगा, जल आ जाता है, और इसे एक्सप्लेन भी किया गया कि कांच, जल, हवा जो है ये पारदर्शी कैसे है। अपारदर्शी में बहुत एग्जाम्पल है, जैसे आप किताब ले सकते हैं, कलम ले सकते हैं, मनुष्य भी किस में आएगा तो ये अपारदर्शी में आएगा, ETC। बहुत एग्जाम्पल है इसका, लेकिन पारभाषी में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो रिपीट करता है बिहार बोर्ड। तो आपको एक तो ध्यान रखना है तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। एक आपको मिलेगा घिसा हुआ कांच, और एक और एग्जाम्पल याद रखना है वो है कुहासा यानी ड्यू। जैसे ठंड का मौसम भी आ गया तो आपको ड्यू देखने को मिलेगा। उसमें हम वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और जब क्लियरली नहीं देख पाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि प्रकाश हमारी आंखों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इसलिए तेल लगा कागज जो होगा बताया गया कि क्या है, तो ये पारभासी है, और ऑप्शन में जहां पारभासी मिलेगा वो ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है और 2021 में भी आया है। अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताया गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये बहुत बार आता है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 आएगा। रिसेंटली अगर देखा जाए तो 24 में आया, 2015 में आया, 2020 है, फिर 2021 है। अब इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी आपको बताया गया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। आते हैं जरा सा, जहाँ आपको बताया गया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा होगा। ये समतल दर्पण, और समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा ये काल्पनिक होगा, और जब भी काल्पनिक होगा तो ये सीधा बनेगा। देखते हैं समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक बनता नहीं है समतल में। तो कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। देखिए अभिसारी किरण पुंज है, समतल दर्पण पे आपतित हो रही है। सपोज कि एक समतल दर्पण है और इस पे एक अभिसारी किरण पुंज है, इस तरह से आपतित हो रही है। जब ये टकराएगी तो उसी एंगल के साथ क्या हो जाएगी, तो वापस हो जाएगी। आपको एक चीज याद रखना है कि अगर किरण पुंज जो भी रहे, चाहे अपसारी रहे या अभिसारी रहे, और परावर्तित के बाद अगर पूछे तो वो उल्टा हो जाता है। अगर अभिसारी है तो अपसारी किरण पुंज बन जाएगी, और अपसारी है तो अभिसारी किरण पुंज बन जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन के बारे में एक कॉन्सेप्ट है और वो ये है
कि आवर्धन चाहे तो प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है, ठीक है। और प्लस का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो ये सीधा बनेगा। और अगर आवर्धन माइनस में है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक। अगर ये एक के इक्वल है, एक के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु का आकार, एक का मतलब ये है कि वस्तु का जो आकार होगा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। वस्तु का आकार जो है ये प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार। अब समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, क्योंकि समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो सीधा भी बनता है यानी काल्पनिक भी बनेगा, और वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। और जब बराबर बनेगा तो 1 हो जाएगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो +1 हो जाएगा। इसलिए आ जाएगा पहला ऑप्शन यानी +1। अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इसका भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि एक समतल दर्पण है और इसमें ये बोला गया है आपतित कैसे हो रही है, लंबवत, और लंबवत का मतलब 90 डिग्री। अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत यानी 90 डिग्री में आ रही है तो उतने ही एंगल के साथ वापस जाएगी, यानी वापस भी वो इसी लाइन पे चली जाएगी। और एंगल जब ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए दो रेखाएं, तब कोई भी कोण नहीं बनता। तो ऐसे में आपतन कोण पूछे या परावर्तन कोण पूछे, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, और इसका भी आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। और बहुत कोई इसमें 90 डिग्री कर लेता है, आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है इसका। अगला है किरणों के समूह को क्या बोलेंगे। देखो समूह के लिए एक वर्ड आता है, इसे हम लोग पुंज बोलते हैं, पुंज, ठीक है। इसलिए किरणों के समूह को बोला जाएगा किरण पुंज। पूछ दिया जाए तो किरण पुंज कितने तरह का होता है, किरण पुंज कितने प्रकार का होगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ये है 3 प्रकार का। एक को बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज, एक आ जाएगा अभिसारी किरण पुंज, और एक आ जाएगा समांतर किरण पुंज। इससे क्या क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस है किरण पुंज से, तो ये समांतर किरण पुंज से पूछ लेगा। प्रकाश की किरण इस प्रकार के किरण पुंज का एग्जाम्पल है, तो ये समांतर किरण पुंज का है। पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, और ये 2013 का क्वेश्चन है। अगर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो फार्मूला है F = R/2। चाहे तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर कैसे मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो R हो जाएगा 2F। ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखे तो वो ठीक हो जाएगा। पहले तो हम लोग देखेंगे कि F = R/2 है क्या, चारों ऑप्शन में कहीं नहीं है, और आपको एक मिलेगा R = 2F, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और बोला गया है कि किसी बिंब को ध्यान रखना है, वस्तु को ही हम लोग बिंब बोलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है किसी वस्तु का, वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और बड़ा बन रहा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। आपको ये बताया गया कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। और पूछा है आभासी बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक तो नहीं बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। और अगर आप मेरे लेक्चर को देखे होंगे तो आपको बताए हैं कि केवल एक ही कंडीशन है जहाँ पे
अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। फिर से एक बार अगर आप लोग ध्यान देंगे कि बताए थे कि याद रखने का सबसे अच्छा तरीका इसको ये है कि जैसे ये अवतल दर्पण का हो गया P, एक आपको F मिलेगा और एक आपको मिलेगा C। हम नंबरिंग करते हैं, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं, एक नंबर 1 लेते हैं और 1 को हम लोग मानते हैं कि ये अनंत पे है। फिर अनंत और C के बीच लेते हैं 2 और C पे लेते हैं 3 और C और F के बीच लेते हैं 4, F पे लेते हैं 5 और इस पे लेते हैं 6। और यही बताया गया था कि ये जब भी हम वस्तु को P और F के बीच रखेंगे तो जो मेरा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। एक ही कंडीशन है, आंसर तो उसका यही आएगा, लेकिन हम लोग और भी कंडीशंस को कैसे याद रख सकते हैं वो बता रहे हैं। अब उल्टे तरफ से नंबरिंग करते हैं, ये 5 लेते हैं, ये 4 लेते हैं, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, और जो हम लोग नंबरिंग करेंगे उल्टे तरफ से तो 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5। यानी 1 अनंत पे है और ये 1 पे ही बनेगा। ऊपर जो है ये वस्तु की स्थिति है और नीचे प्रतिबिंब की स्थिति है। जब अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। 2 वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F और C के बीच। कब, जब वस्तु को अनंत और C के बीच रखा जाता है। और जब C पे रखते हैं तो C पे ही बनता है। और जब हम लोग C और F के बीच रखेंगे तो 4 पे बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वहीं अगर फोकस पे रखेंगे तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तब ये अनंत पे जाके बनता है। लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखना है कि P और F के बीच रखेंगे तो ये आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा। एक और कंडीशन है P पे बनता है, लेकिन वो आज तक पूछा नहीं है। वो पॉइंट साइज का बनता भी और बोला है कि बड़ा साइज बनेगा, तो इसलिए एक ही कंडीशन होगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो ये वास्तविक बनता है। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो नहीं बनेगा, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। अब इसके अगले वाले में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपको याद हो ही गया होगा, अभी बहुत बार इसका डिस्कस हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, तो सीधा होता है। अगले क्वेश्चन पे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में हम लोग जो यूज़ करेंगे, अब एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वो ये कि सूक्ष्मदर्शी का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे कोई वायरस हुआ या बैक्टीरिया हुआ जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो उसे जूम करके दिखाता है। और जूम केवल एक लेंस कर पाता है और वो लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है, तो जो बड़ा बनाएगा उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, दर्पण को तो आप काट दीजिए, कि सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का यूज़ होगा नहीं। अवतल लेंस का इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को और छोटा कर देता है, बड़ा नहीं कर पाता। इसलिए किसका यूज़ करेंगे, तो उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होगा, तो हजामती दर्पण के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। जो सर्च लाइट है ना, तो इसका परावर्तक सतह अवतल होगा। कैसा होगा, तो अवतल होगा। सर्च लाइट का मतलब गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ रहता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो अवतल है। अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ यानी कोई डेंटिस्ट हो, दांत का डॉक्टर हो, तो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। अब बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, ठीक, और जब बड़ा प्रतिबिंब चाहिए आपको बताया गया 3 दर्पण होता है। एक तो समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जो समतल होता है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनता है। तो हमें बड़ा चाहिए तो क्या समतल दर्पण का हम लोग यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो समतल दर्पण नहीं होगा। अगर उत्तल दर्पण देखें तो उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है,
बड़ा चाहिए देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण का भी यूज नहीं करेंगे। और बच गया एक, और वो है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का आकार, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में वो वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं। और अगला है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो प्रयोगकर्ता किस चीज को मापेगा, यानी फोकस दूरी को निर्धारित अगर करना है तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी। दर्पण और बिंब के बीच की दूरी से निकालना आसान नहीं है, इसलिए दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को देखेंगे और वहां से फोकस दूरी निकल जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, और बताए जब भी आवर्धन ऋणात्मक आ जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बोला है, बोल दिए कि अगर माइनस में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, रे वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक सीधा नहीं बन सकता, तो वास्तविक कैसा बन जाएगा, तो उल्टा बन जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बोला है वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला से आ सकते हैं, F इज इक्वल टू आर बाई टू। लेकिन उसको देखने से पहले एक चीज आप और देख लें कि पूछा जाए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये जो दर्पण है ना, ये है उत्तल दर्पण, और ये होता है P, यहाँ आपको मिलेगा F और ये मिलेगा C। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पोल से किधर है, राइट साइड में है, तो ये प्लस में आएगा। आंसर जो भी आएगा फोकस दूरी का प्लस में आएगा, तो जहाँ जहाँ माइनस है उसका कोई चांस ही नहीं है। अगर अवतल दर्पण रहता तब फिर हम लोग माइनस में लेते। अब फॉर्मूले पे आते हैं, F इज इक्वल टू आर बाई टू, और वक्रता त्रिज्या को R बोलते हैं, और R का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यानी 32/2। आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में। अब इसका अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य आपको ध्यान रखना है, कैसा दर्पण जिसे हम लोग पीछे देखने के लिए यूज करते हैं, और पीछे देखने के लिए उसी दर्पण का यूज करेंगे जो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाए, और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। इसलिए पश्च दर्पण के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। अगला है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। चाहे आप अवतल दर्पण लें चाहे आप उत्तल दर्पण लें, वस्तु को हम लोग हमेशा बाईं साइड में रखते हैं, और जब बाईं साइड में रखेंगे तो आप ही बताइए क्या आएगा, माइनस में आएगा। इन परिपाटी के अनुसार ही अगर आप जाते हैं और बाईं तरफ कुछ भी हो तो ये माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी बताया गया, और जो उत्तल दर्पण होगा इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, तो धनात्मक होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अगर आपको पूछ लें, समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है, ये हो जाएगी अनंत। वहीं अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी ये ऋणात्मक हो जाती है, यानी माइनस में आ जाएगी, और उत्तल दर्पण की जो होगी ये प्लस में हो जाएगी। अगला है, किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है।
यानी कार के हेडलाइट में जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। 2025 में पूछा गया है और 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अभी बताया गया समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण में दो जगह ऐसा है जहाँ पे वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनता है। एक तो वक्रता केंद्र है और एक ध्रुव है यानी पोल है। लेकिन जब पोल पे बनता है ना तो वास्तविक नहीं बनता, आभासी बनता है। तो एक ही बचा वक्रता केंद्र, कि वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे बनता है, वक्रता केंद्र में ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है। अनंत पे क्या आपको पता है, अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा, तो ये फोकस पे बनता है। और जब पोल पे रखेंगे तो ये पोल पे ही बनता है। इसका अगला क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। बहुत रिपीट करता है ऐसे क्वेश्चंस को, 2011 में आया, 15 में, 16 में और 21 में। एक्चुअली इससे पहले इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन देखा गया था कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसी के लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया और बोला गया कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण। क्योंकि हजामती दर्पण में हम ऐसे दर्पण का यूज़ करेंगे जो जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा हो, इस वजह से अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जबकि उत्तल दर्पण छोटा बना देता है, समतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर बनाता है। और लेकिन घर में जो जिस दर्पण का यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, तो समतल दर्पण का यूज किया जाता है। एक्चुअली में घरेलू दर्पण है। वहीं अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये साइड मिरर के रूप में यूज होता है, या आप इसे पश्च दृश्य बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r निम्न में कौन सा संबंध है। अभी कुछ देर पहले बताया गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। f इज इक्वल टू चाहे तो r/2 होगा या r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है तो काल्पनिक है, और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। क्वेश्चन में आपको आंसर बता दिया कि काल्पनिक है, और जब काल्पनिक बनेगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। तो जहाँ जहाँ उल्टा है वो तो नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। अगला है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की बात हो रही है तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्राप्त होगा। बोला गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होगा कि माइनस में, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बहुत रिपीट करता है ऐसे क्वेश्चंस को। और फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव, मेरा मानना है कि साइंस में सबसे आसान ऑब्जेक्टिव अगर किसी का आता है तो वो फिजिक्स का आता है। आप इतना कर लें, प्रकाश के परावर्तन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ये जो वृत्ताकार है ना, ये वाला, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है। और ये जो सीधी रेखा है ये आपको पता होगा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहा जाएगा, तो प्रधान अक्ष कहा जाएगा। अब देखेंगे कि F हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये वाला भी F हो जाएगा और ये वाला भी F हो जाएगा। और अगर आपको पूछ दे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी निम्नलिखित में क्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग r बोलते हैं, इसलिए f और f कितना हो गया, 2f हो गया। यहीं से तो बन के गया है
या अगर आपको फंसाना चाहे तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण में उसकी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या कहा जा सकता है? F से C के बीच तक की दूरी को, जैसे P से F तक के बीच की दूरी को F बोलेंगे, और बताया गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी और F से C तक की दूरी बराबर होती है। जब ये F है तो ये वाला भी क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, दर्पण सूत्र क्या है? तो आपको पता होगा डायरेक्ट फार्मूला 1/v प्लस 1/u। आपको ये चेंज करके भी पूछ सकता है, चाहे तो जनरली क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पहला वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। कभी कभी क्या करता है ना, इसे चेंज कर देगा कि जैसे आपको ये दे देगा 1/v इज इक्वल टू 1/f और माइनस में 1/u। क्या किया, 1/u को इधर लेके आ गया तो ये माइनस में हो गया। आपका जो बेसिक्स मेन फार्मूला है ना, वो आप ध्यान में रखिए, उससे जो भी बनेगा इसी फॉर्मूले से बनेगा। या फिर ऐसा भी तो बन सकता है ना, 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस v को इधर लेके आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में। इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है। बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण के फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? साइन देखना है आपको और कुछ नहीं, केवल साइन। और फोकस दूरी जब प्लस में रहे तो दर्पण कौन सा, अवतल, उत्तल या समतल? तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण, यानी अवतल दर्पण तो होगा नहीं। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं है, आपको 50 सेंटीमीटर भी मिल सकता है, 0.5 सेंटीमीटर भी मिल सकता है, लेकिन हम उसमें साइन को देखेंगे प्लस में है या माइनस में। वही माइनस में 20 सेंटीमीटर, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन आ गया -20 सेंटीमीटर है किसी की फोकस दूरी, बताना है ये कौन सा दर्पण है। तो ये जो दर्पण हो जाएगा ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखा जाए। बोला है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे? अवतल दर्पण की ऋणात्मक लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ें आप। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बन रहा है या आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है ना, काल्पनिक P और F के बीच रखते हैं। अभी इससे पहले इसी टाइप से एक क्वेश्चन आया था, और P को हम लोग ध्रुव बोलते हैं और F को फोकस बोला जाता है, इसलिए ध्रुव और फोकस के बीच इसे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? और आभासी प्रतिबिंब किस में मिलता है? समतल दर्पण में भी मिलता है और उत्तल दर्पण में भी मिलता है और अवतल दर्पण में भी मिलता है, क्योंकि बताया गया कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। तो समतल दर्पण भी होगा, आभासी मिलता है, उत्तल दर्पण में भी मिलता है और अवतल में, दोनों प्रकार का मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? अगर आपको ऐसा भी डायरेक्ट पता है ना, r इज इक्वल टू 2f, डायरेक्ट इसको डबल कर दें। क्या फोकस दूरी 20 है तो फोकस दूरी को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। या फिर जहाँ से फॉर्मूला आया वहीं से ले लें कि 20 हो गया, r निकालना है और बाई में 2 है, और हमेशा इक्वल में कोई चीज़ रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो r बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ऑप्शन में कभी कभी माइनस दे देता है या प्लस दे देता है, तो आपको दर्पण ध्यान रखना है कि दर्पण कौन सा है, और आपको फोकस दूरी उसका ध्यान रखना है कि फोकस दूरी किसकी प्लस में होती है और किसकी माइनस में होती है। बोला गया है कि आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ऐसा ही एक
इससे पहले क्वेश्चन आया था इसलिए इसको बताने, ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा? आपको ध्यान रखना है कि ये बताएं कि उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से एक्चुअली में छोटा बनता है, लेकिन कितना छोटा बनता है? क्वेश्चन में पूछा गया ना महत्तम मान कितना होगा, यानी उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हाईएस्ट कितना बड़ा हो सकता है। सपोज अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर का है तो मैक्सिमम प्रतिबिंब की हाइट मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितना हो गया, आधा हो गया, तब बताएं आवर्धन क्या होगा? 1/2 होगा, हाफ होगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो 1/2 हो जाएगा। अगला, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा? अवतल लेंस है, एक्चुअली आपको ये लेंस वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, वैसे इसका आंसर इनमें सभी है। अब बना सकते हैं कि अवतल लेंस में जो प्रॉपर्टीज होती है वही प्रॉपर्टीज उत्तल दर्पण में होती है। दर्पण और लेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा आ जाता है। आप जो भी उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे वही आपको अवतल लेंस में पढ़ना होगा। जैसे उत्तल दर्पण में आप पढ़े कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, वही अवतल लेंस में हो जाएगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, इसलिए इसका इनमें सभी आ जाएगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब इसका ही क्वेश्चन, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। सपोज ये दर्पण है अवतल दर्पण, बोला है कि ये इसका जो आधा भाग है ना ये टूट जा रहा है। सपोज यहाँ से टूट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि प्रकाश की किरण समांतर आएगी, फोकस से निकल जाएगी, आधे वाले भाग से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि ज़्यादा तीव्र नहीं बनेगा, कम इंटेंसिटी की बनेगी, कम तीव्र बनेगा। बस इसका आंसर आ जाएगा कम तीव्र। बोला है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का कोई अवतल दर्पण है, यानी कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान कितना हो? फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अब इसको अच्छे से समझ लें। बोला है कि एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये P है, ये F है और ये C है। बोला है P से F तक के बीच की दूरी जो है ना ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमको जो इसमें प्रतिबिंब मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है? तो ये आभासी मिल रहा है क्या? आवर्धन धनात्मक होगा, यानी आवर्धन धनात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब कैसा हो? सीधा हो और आभासी हो। और आप पढ़े हैं कि आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को P और F के बीच रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो ये 0 से 10 के बीच रखना होगा, यानी 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से क्या होगा तो कम होगा। ऑप्शन देखते हैं, 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा क्या? 10 सेंटीमीटर से अधिक आएंगे, फोकस को यूं ही पार करेंगे तो वस्तु जो बनेगा वो वास्तविक बनना शुरू हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर से अधिक तो और नहीं होगा, और 10 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कुछ कुछ आता है। अगला है, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? यानी फोकस से किधर जा रहे हैं? पोल की तरफ जा रहे हैं। ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। और जब हम लोग फोकस से किधर जाएंगे तो पोल की तरफ जाते हैं, और जब फोकस से पोल की तरफ जाएंगे तो बोला आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या अचर रहेगा या इनमें से कोई नहीं? अब पॉज करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर
क्या होगा। ध्यान देना है कि जब फोकस से किधर जा रहे हैं तो पोल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मान जो है एक्चुअली में बढ़ता है। अगला है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या है? बताए ना, जब F से P की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आवर्धन बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा कब बनेगा अवतल दर्पण में, P से F के बीच होगा, तो फोकस से वक्रता की ओर जाएगा। ऐसा रहेगा तो ये वास्तविक बन जाएगा, काल्पनिक तो नहीं बनेगा। फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, तो किधर, फोकस से ध्रुव की ओर। बोला है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अपसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण है, अभिसारी और अपसारी दोनों है। ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर अपसारी होगा या अभिसारी होगा। इसके वीडियो में बताई गई थी कि अवतल लेंस को, मतलब अवतल दर्पण को अपसारी बोला जाता है या अभिसारी बोला जाता है। एक प्रकाश को क्या करेगा, तो मतलब प्रकाश की सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में एक फैल जाते, तो एक को अपसारी बोला जाता है और एक को अभिसारी कहा जाता है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। और प्रकाश के परावर्तन में जितना क्वेश्चंस आता है, लगभग आपको सभी क्वेश्चन बैंक्स की करवाई गई है। और अगर आप इतना कर लेते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उतना अगर आप ध्यान में रख लेंगे, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रकाश के परावर्तन के क्वेश्चन को बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों का प्री बोर्ड भी आने वाला है, तो उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा रहेगा। और आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ को जारी रखी जाएगी। अब साइंस के अगले चैप्टर को लेके अगले वीडियो में आया जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए जो भी कंटेंट बनाई जा रही है वो आप तक पहुँचे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।